आईवीएफ के बाद बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाना बहुत ही खुशी वाला पल होता है, बट साथ ही साथ बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारा कौतूहल भी रहता है कि अब आने वाली प्रेगनेंसी में, स्पेशली पहले जो 3 महीने होते हैं, उनमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितनी बार सोनोग्राफी होगी, कौन सी दवाइयाँ चलेंगी, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रैवल कर सकते हैं, कितना एग्जर्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी आईवीएफ के बाद की प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी दवाइयाँ रहेंगी, किस तरह से आपका शेड्यूल, आपका खान पान, क्या सिम्टम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। यूं तो हर प्रेगनेंसी ही स्पेशल होती है, पर जब आईवीएफ के बाद कंसीव होता है तो कहीं ना कहीं, चूंकि इतने लंबे सफर के बाद ये सफलता मिलती है, तो हम सब थोड़े से एंग्शियस होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आईवीएफ के बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो पहले 3 महीने जो है वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इवन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग 15% केसेस में मिसकैरेज की स्थिति बनती है। लगभग 30 से 40% केसेस में पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हो सकती है। चूंकि आईवीएफ में कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो भी आईवीएफ प्रेगनेंसी में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। साथ ही कभी कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो लिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब आईवीएफ में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, बीटा एचसीजी टेस्ट हो जाता है, तो जो विजिट्स का क्रम होता है, जो सोनोग्राफी होती है, वो कितनी बार होती है। हमारे यूनिट में बीटा एचसीजी पॉजिटिव होने के बाद आपको जो सारी दवाइयाँ ट्रांसफ़र के बाद चल रही होती है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का जेल, ओरल प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट, फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन, ये आपको कंटिन्यू करना होता है एग्जैक्टली उसी डोज में जो आप पहले ले रहे थे। बीटा एचसीजी जिस दिन होता है उसके 2 हफ्ते के बाद में आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है। ये जो सोनोग्राफी है ये वेजाइनली होगी, यानी ये इंटरनल सोनोग्राफी होगी, और ये आईवीएफ यूनिट में नहीं होके फीटल मेडिसिन यूनिट में होती है, जो कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ये जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सोनोग्राफी में हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं, यानी सिंगल एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है या ट्विंस है या ट्रिपलेट्स हैं। ये जो प्रेगनेंसी है इसमें हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। आमतौर पे 90% केसेस में जो 6 वीक्स वाला स्कैन है उसमें हार्ट बीट आ जानी चाहिए। हार्ट बीट अगर आ गई है तो वो कितनी है, क्योंकि यदि हार्ट बीट बहुत कम है तो उस केसेस में भी कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। कहीं कोई अंदर ब्लड इकट्ठा तो नहीं है, और दोनों ओवरीज नॉर्मल स्थिति में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस सोनोग्राफी में सुनिश्चित की जाती हैं। ये प्रॉपरली होने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये इंटरनली हो। कई बार हम घबराते हैं कि इंटरनल स्कैन करने से कहीं प्रेगनेंसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई धक्का तो नहीं बैठेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट सोनोग्राफी जब 6 वीक्स में हो जाती है उसके बाद भी आपको ट्रांसफ़र के बाद की जो मेडिकेशंस हैं, यानी प्रोजेस्टेरॉन जेल, ओरल प्रोजेस्टेरॉन, कुछ केसेस में यदि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो ईस्ट्रोजन की टैबलेट, फोलिक एसिड और कभी कभी इकोस्प्रिन की टैबलेट कंटिन्यू करना होता है। इसके 2 हफ्ते बाद यानी 8 हफ्ते में, 8 वीक्स में एक रिपीट सोनोग्राफी की जाती है। नॉर्मली जब कंसीव होता है तो 6 वीक्स के बाद सीधे 12 हफ्ते में सोनोग्राफी होती है, परंतु जब आईवीएफ कंसेप्शन होता है तो हम हमेशा एक 8 वीक्स में भी सोनोग्राफी करते हैं, जस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि प्रेगनेंसी में प्रॉपर ग्रोथ आ रही है, जितने सैक्स इम्प्लांट हुए थे वो सब ग्रो कर रहे हैं, अंदर कोई ब्लड कलेक्शन तो नहीं है। इसका मकसद यही रहता है कि यदि कोई हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है, कोई और प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो पेशेंट को समय पर पता चल जाए। साथ ही लगभग 10 से 15% केसेस में प्रेगनेंसी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए आईवीएफ में ये सेकेंड सोनोग्राफी जो 8 वीक्स की है ये भी करना बहुत आवश्यक है। थर्ड जो सोनोग्राफी होगी वो आपकी 12 हफ्ते पर होगी, और ये मैं समझती हूँ आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है। इस स्कैन को एंटी स्कैन कहते हैं। हम सोचते हैं कि सोनोग्राफी केवल बच्चे का शरीर देखने के लिए, धड़कन देखने के लिए, ग्रोथ देखने के लिए होती है, परंतु आजकल ये जो एंटी स्कैन है ये एक प्रेडिक्टिव स्कैन बन गया है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मदर के जितने प्रेगनेंसी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उनकी हाइट, वेट, उनका रेशियल स्टेटस, उनका जो भी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी के मेजरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जब हम डालते हैं तो हमें एक एस्ट्रिया नाम का सॉफ्टवेयर है जो हमें इस प्रेगनेंसी में आगे होने वाली जटिलताएं जो हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, बच्चे की ग्रोथ कम होना, कम दिन में डिलीवरी होना,
इन सब का एक अनुमान देता है। यदि ये अनुमान ज़्यादा है, यानी 1% से ज़्यादा रिस्क है, तो कुछ प्रिकॉशनरी मेडिकेशन शुरू करने का चांस हमें मिलता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। यानी अब जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही उन्हें रोकने के ऊपर है, बजाय इसके कि प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद हम ट्रीट करें। तो इसीलिए ये जो आपका एंटी स्कैन है, ये किसी सर्टिफाइड FMF सर्टिफाइड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से होना बहुत ज़रूरी है। इस स्कैन में, जैसा कि इसका नाम है एंटी स्कैन, इसमें एक वैल्यू चेक की जाती है जिसे न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी कहा जाता है। बच्चे की नेक में एक फोल्ड रहता है, उसमें कितना ट्रांसलूसेंसी है इसका मेजरमेंट करके इसमें कोई क्रोमोसोमल इश्यूज तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज तो नहीं है, इसका एस्टिमेशन किया जाता है। इसीलिए ये एंटी स्कैन किसी भी सेंटर में आप नहीं कराएं। जो फीटल मेडिसिन फाउंडेशन द्वारा सर्टिफाइड एंटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा ही ये स्कैन अगर आप कराते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। एंटी स्कैन वाले दिन ही आपको टेटनस का फर्स्ट शॉट दिया जाता है। एंटी स्कैन वाले दिन ही आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे ड्यूअल मार्कर कहते हैं। ड्यूअल मार्कर जो टेस्ट है, ये हमारे होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कोई और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, इसका हमें रिस्क एस्टिमेट देता है। इसका करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो एम है वो सिर्फ एक प्रेगनेंसी नहीं है, इट्स अ हेल्दी प्रेगनेंसी। 12 हफ्ते के बाद, चूंकि 12 हफ्ते तक पूरा प्लेसेंटा बन चुका होता है, तो डॉक्टर आपका प्रोजेस्टेरॉन या तो बंद करते हैं या तो इसका डोज जो है वो कम कर देते हैं। अब ये तो हुई मेडिकल विजिट्स की बात। अब इसके बाद आते हैं क्या वो सिम्टम्स हैं जो आपको पहले 3 महीने में हो सकते हैं। जब भी प्रेगनेंसी आती है, ये एक हार्मोनल चेंज का समय होता है। बहुत सारे हार्मोन्स शरीर में बनते हैं, जैसे कि बीटा HCG, प्रोजेस्टेरॉन, और इसके कारण हर महिला लगभग कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। कॉमनली प्रेगनेंसी में थकान होना, डाइजेस्टिव सिम्टम्स जैसे कि उल्टी जैसा लगना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम, यानी कि पेशेंट अंदर कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहा, उनको रिपीटेड वॉमिटिंग्स होती रहती हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, अचानक धड़कन तेज मालूम होना, गर्मी लगना, पसीना आना, ये सारे भी प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले नॉर्मल सिम्टम्स हैं। परंतु जब भी आपको कोई भी सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे ऐसे डिसमिस मत करिए कि ये नॉर्मल है। अपने डॉक्टर से चर्चा ज़रूर करिए और उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि ये प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस का सिम्टम है या ये कुछ और दिखा रहा है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस। क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे पहला जो ट्राइमेस्टर है, जिसमें थोड़े से रिस्क ज़्यादा होते हैं, ये प्रॉपर निकल जाए। सबसे पहला ये है कि आपको जो विजिट आप बताई है उसको आप मिस नहीं करिए। ये जो लैंडमार्क्स हैं 6 वीक्स, 8 वीक्स और 12 वीक्स, ये फिक्स्ड है। ये सोनोग्राफी उसी समय हो सकती है, तो इसका अपॉइंटमेंट आप बिल्कुल मिस मत करिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो दवाइयाँ आपको ले रहे हैं वो आप नियमित लेते रहिए। प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ जो है ये इन हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, और यदि आप प्रेगनेंसी के दवाइयों में नागा करेंगे तो कभी ब्लीडिंग होना, इवन मिसकैरेज की समस्या जो है वो हो सकती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इस दौरान स्पेशली अगर IVF के बाद आप कंसीव हुए हों, तो यदि आपके डॉक्टर क्लियर नहीं करते तो आप ट्रैवल, एक्सर्शन, कोई भी बहुत हैवी एक्टिविटी अंडरटेक करना अवॉइड करिए। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप ऑफिस में भी जा सकते हैं, परंतु वो कोई भी चीज़ जिससे आप थक रहे हो, जिससे आपको तकलीफ हो रही हो, जो आपके नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो, उसे आप अवॉइड करिए। डॉक्टर से बराबर टच में रहिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके IVF सेंटर में ऐसा कोई हेल्पलाइन या कोई ऐसी इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध हो जिससे कोई भी सिम्टम आने पे आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि कई केसेस में 30% केसेस में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। ऐसी स्थिति में नॉर्मली यदि आप टैबलेट्स ले लेते हैं तो ये सबसाइड हो जाती है, परंतु कभी कभी यदि ये सबसाइड नहीं होती, आप समय पर अस्पताल नहीं पहुँचते, तो इवन मिसकैरेज की स्थिति बन सकती है। साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस 3 महीने में अपना मेंटल बैलेंस आप बराबर बना के रखिए। डेफिनेटली इसमें आपको एंजाइटी होगी, कल क्या होगा ऐसे लेके बहुत सारे विचार आते हैं। हर बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट में कोई नई रिपोर्ट आती है जिससे कि एंजाइटी बढ़ती है, परंतु इस दौरान जितना संभव हो अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, होपफुल रखिए, परंतु कॉशियस भी रहिए। आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।